आ चुका है करके सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह अगर आपसे पूछा जाए तो आपको शुक्र ग्रह बता देना है। शुक्र ग्रह सबसे चमकीला ग्रह कहलाया जाता है। एलिफेंटा की गुफाओं की अगर बात करें तो ये कहां पर है साथियों, आप लोग याद रखेंगे, ये महाराष्ट्र में है एलिफेंटा की गुफाएं। उसके बाद देखिए भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की अगर बात करें ये कहां पर स्थित है, तो ये साथियों ट्रॉम्बे में स्थित है। ट्रॉम्बे ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसके द्वारा संविधान में संशोधन किया जा सकता है? क्या संविधान में संशोधन संसद करती है, राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री? तो अगर आपका जवाब ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि संसद के द्वारा संविधान में संशोधन किया जाता है, तो ये बात बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए गोलकुंडा ये कहां पर स्थित है, तो ये बीजापुर में है। बिल्कुल साथियों बीजापुर में ही गोलकुंडा स्थित है। दूध का दही में परिवर्तन साथियों किसके द्वारा पॉसिबल है, किसके द्वारा होता है? जीवाणुओं के द्वारा, कवक, एंजाइम के द्वारा? मैं कहूंगा जीवाणुओं के द्वारा ही साथियों दूध का दही में परिवर्तन होता है। सौर ऊर्जा के स्रोत की अगर बात करें तो साथियों क्या है, एक तरीके से अगर बात करें तो नाभिकीय संलयन है। बिल्कुल सही जवाब आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा इस सवाल का। उसके बाद देखिए कह रहे भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर इनमें से कौन सा है, तो साथियों कौन सा है? कंचनजंगा स्थित है ना। और कंचनजंगा अगर बात करें कहां पर स्थित है, ये नेपाल और सिक्किम के बॉर्डर पर स्थित है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद देखिए पल्लव राजाओं की राजधानी की अगर बात करें तो साथियों क्या थी, ये आपको भी मालूम होना चाहिए, कांचीपुरम आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। पल्लव राजाओं की राजधानी साथियों कांचीपुरम थी। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? मेमोरी को, कीबोर्ड को, सीपीयू को? बिल्कुल सही जवाब सीपीयू को कहा जाता है साथियों। कंप्यूटर का दिमाग, कंप्यूटर का मस्तिष्क यानी कि ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। अच्छा सीपीयू की फुल फॉर्म क्या है, ये आप लोग इसका जवाब मुझे एक बार कमेंट सेक्शन बताएंगे। तो साथियों कमेंट सेक्शन में टाइप कर दीजिए सीपीयू की फुल फॉर्म क्या होती है। उसके बाद देखिए मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है, तो ये अधिकार संसद को होता है कि वो मौलिक अधिकारों में साथियों संसद कर सके। आंसर आपका सी होगा। उत्तराखंड का बद्रीनाथ मंदिर ये किस नदी के किनारे पर स्थित है, अगर आपसे पूछा जाए तो आपको बता देना है अलकनंदा नदी के किनारे पर स्थित है उत्तराखंड का बद्रीनाथ मंदिर। राज्य की विधानसभा के सत्रावसान का आदेश किसके द्वारा दिया जाता है, अगर आपसे पूछा जाए तो राज्यपाल के द्वारा दिया जाता है। राज्य की विधानसभा के सत्रावसान का आदेश किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा। चंद्रगुप्त मौर्य ने निम्नलिखित में से किस ग्रीक शासक को हराया था, मुझे बताइए। तो यहाँ पर अगर बात करें सेल्यूकस की, तो सेल्यूकस को साथियों हराया था चंद्रगुप्त मौर्य ने, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए क्लोरोफिल में कौन सा पोषक तत्व पाया जाता है, आपसे यहाँ पर साथियों पूछा जा रहा है, मुझे बताइए। तो अगर बात करते हैं साथियों यहाँ पर क्या मैग्नीशियम पाया जाता है, मैं कहूंगा बिल्कुल क्लोरोफिल में कौन सा पोषक तत्व मैग्नीशियम पाया जाता है, इसलिए आंसर आपका जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी के साथ। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आपसे पूछा जा रहा है कि 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं, तो 1 रुपए के नोट पर तो वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। किसके साथ? वित्त सचिव के। और किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है, मुझे बताइए। तो क्या आपका जवाब 4 डिग्री सेल्सियस है, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर जल का घनत्व साथियों अधिकतम होता है। उसके बाद देखिए करके जिला पंचायत का सदस्य बनने के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए, तो कम से कम साथियों 21 वर्ष बताई गई है। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए पुलिस विभाग का प्रधान अधिकारी कौन होता है, तो साथियों प्रधान अधिकारी आपसे पूछे जा रहे हैं तो डीजीपी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। पुलिस विभाग के प्रधान अधिकारी डीजीपी ही होते हैं। उसके बाद देखिए भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय उत्तर प्रदेश में स्थित है, बिल्कुल सही। लेकिन उत्तर प्रदेश में कहां पर स्थित है, तो यूपी के लखनऊ में स्थित है, ये बात भी आपको याद रखना होगी। रेड स्क्वायर निम्नलिखित में से कहां पर स्थित है, अब आपसे ये पूछा जा रहा है। तो रेड स्क्वायर अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो आपको साथियों बता देना है कि ये तो मॉस्को में स्थित है। कहां पर? ये मॉस्को में स्थित है, राइट आंसर आपका जाएगा सी के साथ। उसके बाद देखिए यानी कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहां पर स्थित है, क्या ये टोक्यो में स्थित है? नहीं साथियों ये न्यूयॉर्क में स्थित है। क्या स्टैचू ऑफ लिबर्टी की अगर बात करिए कहां पर स्थित है, न्यूयॉर्क में स्थित है। 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा किसके शासनकाल में हुई थी, मुझे बताइए। तो क्या ये लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुई थी? बिल्कुल सही जवाब आपका, लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में ही बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी। उसके बाद देखिए भारत में सबसे पहले जनगणना जो की गई थी वो कब की गई थी, देखिए सबसे पहले जनगणना जो की गई थी वो 1872 में की गई थी, लेकिन नियमित रूप से जो जनगणना शुरू की गई वो 1881 में शुरू की गई, सभी क्षेत्रों में। इस वर्ष जो हुई थी वो सभी क्षेत्रों में नहीं हो पाई थी। उसके बाद देखिए खट्टे फल कौन से विटामिन का स्रोत होते हैं, यानी कि खट्टे फलों से हमें विटामिन सी प्राप्त होती है, जैसे कि आंवला हो गया, संतरा हो गया, नींबू हो गया, यहाँ पर हमें साथों विटामिन सी प्राप्त होती है इन सारी चीजों से। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है, मुझे बताइए। तो शुद्ध सोना क्या 24 कैरेट का होता है? बिल्कुल सही जवाब आपका 24 कैरेट का ही होता है। इनमें से किसके शासनकाल में स्थायी बंदोबस्त आरंभ किया गया था, मुझे बताइए। सवाल कई बार आपसे पूछा जा चुका है, मैं आपको बता चुका हूं साथियों, लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में स्थायी बंदोबस्त आरंभ किया गया था, ये आप लोग याद रखेंगे, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। उसके बाद देखिए नोबेल पुरस्कार कुल कितने क्षेत्रों में बांटा जाता है, मुझे बताइए। कितने क्षेत्रों में दिया जाता है साथियों, क्या 6 क्षेत्रों में दिया जाता है? बिल्कुल सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 6 क्षेत्रों में दिया जाता है नोबेल पुरस्कार। किस मुगल शासक के कार्यकाल में चित्रकला अपने चरम पर थी, यानी कि चित्रकला का सबसे ज्यादा साथियों जोरों शोरों से हुई थी वो जहांगीर के समय में हुई थी, इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है। अगला देखिए जीएसटी बिल को सर्वप्रथम पारित करने वाला राज्य कौन सा है, तो साथियों जीएसटी बिल सबसे पहले कहां पर पारित हुआ था, आप लोग याद रखेंगे, असम में पारित हुआ था, आंसर आपका डी होगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि मार्क जुकरबर्ग ने फेसबुक की स्थापना साथियों इनमें से कौन से वर्ष में की थी, तो आप लोग ये याद रखेंगे 2004 में साथियों मार्क जुकरबर्ग के द्वारा फेसबुक की स्थापना की गई थी। ये क्वेश्चन साथियों इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको याद रखना है। अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर कह रहे कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में
भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला किस स्टेडियम में आयोजित किया गया था? तो दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में आयोजित किया गया था। करंट अफेयर के क्वेश्चन तो आपके शुरू हो चुके हैं, है ना? तो आप लोग याद रखेंगे जो मैंने आपको बताया, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में विजेता टीम को कितनी राशि दी गई है? तो कितनी राशि दी गई है साथियों, आप लोग याद रखेंगे 20.8 करोड़, यानी कि लगभग 21 करोड़ की राशि दी गई है। 20.8 करोड़ की राशि दी गई है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में विजेता टीम को। उसके बाद देखिए कह रहे कि हाल ही में कहाँ पहली वाइन उत्पादन इकाई शुरू की गई? तो ये पता सा तो उत्तराखंड में शुरू की गई है पहली वाइन उत्पादन इकाई। अगला सवाल देखिए, किस अंतरिक्ष एजेंसी के पार्कर सोलर प्रोब ने सूर्य के सबसे करीब पहुंचने का प्रयास किया है? तो ये काम साथियों नासा वालों ने किया है। नासा आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और कौन 2025 में महिला कबड्डी विश्व कप की मेजबानी करेगा? तो अगर बात करें साथियों कौन करेगा, तो बिहार राज्य की अगर बात करें, बिहार राज्य ही महिला कबड्डी विश्व कप की मेजबानी करेगा। राइट आंसर आपका भी होगा। अगला सवाल देखिए, कह रहे आईसीसी ने किस भारतीय खिलाड़ी पर मैच फीस का 20% जुर्माना लगाया है? तो मैं कहूंगा साथियों विराट कोहली पर 20% का जुर्माना लगाया है आईसीसी ने। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए बन जाता है, आंसर आपका जाएगा सी के साथ। यानी कि एशियन यूथ और जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में मार्टिना देवी मैबाम ने कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने अगर बात करें रजत पदक जीता है। मैं कहूंगा बिल्कुल सही जवाब, रजत पदक ही जीता है। उसके बाद देखिए कह रहे कि मनिका जैन को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो इनको साथियों कहां पर भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? मालडोवा में। क्या मनिका जैन इनका नाम है और इनको भारत देश का राजदूत नियुक्त किया गया किस देश में? मालडोवा में। ये आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद देखिए हॉकी इंडिया लीग ये कहां पर शुरू हुई है? तो हॉकी इंडिया लीग कहां पर शुरू हुई है? मैं कहूंगा ओडिशा में शुरू हुई है। बिल्कुल सही जवाब साथियों, आप लोग याद रखेंगे। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखिए, 38वें राष्ट्रीय खेलों की मशाल रैली कहां से शुरू की जाएगी? तो कहां से शुरू की जाएगी साथियों, आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे। फटाफट आप लोग मुझे बता दीजिए आंसर क्या होगा। तो अगर आपका आंसर हल्द्वानी है तो आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाए। तो क्या है, एक सी प्लेस वैल्यू आपको आना चाहिए। देखिए सी 3 पर आता है, ई 5 पर आता है, उसी प्रकार जी 7 पर आता है, आई 9 पर आता है, के 11 पर आता है, एम 13 पर आता है और ओ 15 पर आता है साथियों, क्यू 17 पर आता है। आपको बताना यहाँ पर कौन से दो लेटर आएंगे। देखिए 3 से 7 हुआ, मैं कहूँगा 4 बड़ा है, फिर से 4 बड़ा है, 11 में 4 बड़ा 15 आया है, 4 बढ़ेगा तो यहाँ पर 19 आ जाएगा और 19 पर होता है एस, और एस है सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर सी वाले में। और ई साथियों 5 पर है, आई 9 पर है, 4 बड़ा है, फिर 4 बड़ा है और फिर 4 बड़ा और फिर 4 बढ़ेगा तो यहाँ पर 21 आ जाएगा। 21 पर होता है साथियों यू, यानी कि एस यू कौन से ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर सी वाले में है भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि 121 है, उसके बाद 253, उसके बाद 374, 495। आपको बताने कि यहाँ पर कौन सा नंबर आ जाएगा, फटाफट बताइए। देखिए 121 11 का स्क्वायर होता है, तो क्या 12 के स्क्वायर के आसपास है? 144 नहीं तो बहुत ज्यादा है, यानी कि स्क्वायर वाला मैटर तो यहाँ पर नहीं है। अगर हम साथों एक चीज देखिए, अगर हम साथों इस 1 और 1 को जोड़ते हैं तो ये हमें 2 नंबर मिलता है। उसी प्रकार 2 और 3 को जोड़ते हैं तो 5 नंबर मिलता है, और 3 और 4 साथियों 7 होता है, 4 और 5 9 होता है। यानी कि एक ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिनके आजू बाजू वाले नंबर को जोड़ने पर बीच वाला नंबर मिलेगा? देखिए 3 5 2 नहीं होता है, 6 और 5 11 होता है, ये बात बिल्कुल सही है। 5 और 6 नहीं साथियों, है ना। 2 और 5 7 होता है, ये भी नहीं होगा। मैं कहूंगा इस क्वेश्चन का आंसर अगर आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ है तो बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए करके सहमति का संबंध समझौते से है, तो असहमति का संबंध किससे होगा? देखिए अगर असहमति होगी, क्या अगर सहमति होगी तो समझौता हो जाएगा, लेकिन अगर असहमति होगी तो साथियों क्या होगा? तो विरोध ही होगा, विरोध के अलावा और कुछ नहीं होगा। इसलिए आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कह रहे कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में JOURNAL को MRXUDQDO लिखा जाता है तो ट्रेनिंग को साथियों क्या लिखा जाएगा? देखिए जे की अगर बात करें, आपको प्लेस वैल्यू मालूम होना चाहिए। जे 10 पर होता है, ओ 15 पर होता है, यू 21 पर होता है, आर 18 पर होता है, एन 14 पर होता है, ए 1 पर होता है और एल 12 पर होता है। उसी प्रकार यहाँ पर अगर बात करें साथियों, इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, है ना। एम जो है वो 13 पर हो जाएगा और ये आर आपका 18 पर हो जाएगा, एक्स आपका 24 पर हो जाएगा, यू 21 पर होता है हो जाएगा, क्यू 17 पर, डी 4 पर और ओ 15 पर। अब यहाँ पर 10 है और यहाँ पर 13 है, यहाँ पर 15 है, यहाँ पर 18। आपको नहीं लग रहा है कि सब में 3 बढ़ रहा है? देखिए 21 में 3 बढ़ाएंगे 24 हो जाएगा, 18 में 3 बढ़ाएंगे 21 हो जाएगा। यानी कि जो हमारा लॉजिक लगना चाहिए वो यहाँ पर लगना चाहिए। टी 20 पर होता है, इसमें 3 बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा? डब्ल्यू आ जाएगा। आर 18 पर होता है, 3 बढ़ाओगे 21 आ जाएगा, 21 पर यू होता है तो डब्ल्यू यू यहाँ पर है, यहाँ पर है। ए 1 पर होता है साथों, 3 बढ़ाओगे तो डी हो जाएगा, यानी कि WUD कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर डी वाले में। तो इन सब में भी 3 3 3 बढ़ेगा। जी में 3 बढ़ाओगे तो जे आ जाएगा। तो कुल मिला के जिनका आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ है तो बिल्कुल सही हो जाएगा भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए अब उसके बाद देख लेते हैं साथियों, नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। इन क्वेश्चंस को आप लोग देखिए और मुझे बताइए आंसर क्या होगा। देखिए कह रहे हैं कि यदि प्लस का अर्थ यहाँ पर सही नहीं लिखा, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए प्लस की अगर बात करें, प्लस का अर्थ माइनस है। माइनस जहां पर लिखा हो वहां पर गुणा लिख देना, जहां पर गुणा लिखा हो वहां पर साथियों भाग लिख देना, और जहां पर भाग लिखा हो वहां पर साथियों आप प्लस लिख देना, है ना। अब इसको आपको सॉल्व करना। देखिए नंबर क्या है यहाँ पर? 30 है, 5 है और साथियों 5 है, फिर 5 है और फिर 5 है। क्या 4 बार 5 है? 4 बार 5 है। चलिए अब उसके बाद अगर बात करें, देखिए गुणा है, गुणा की जगह पर हमें भाग लिखना है तो यहाँ पर भाग आ जाएगा। भाग है, भाग की जगह पर हमें प्लस लिखना है, और माइनस से माइनस की जगह पर गुणा और प्लस से प्लस की जगह पर माइनस। अब आपको इसको साथियों कैलकुलेट कर लेना है। कैसे आप कैलकुलेट करेंगे? देखिए जरा, 30 को
30 की भाग 5 से करनी, देखिए 5 एकम 5, 5 छंग 30, यानी कि इस पूरे की जगह पर 6 आ जाएगा। 5 पंजे कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, -5 यानी कि 5 में से 25 में से 5 जाएगा, 20 बचेगा, और ये 6 हो जाएगा, यानी कि 26 आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाना चाहिए। और ऐसा कहाँ पर है साथियों, ऐसा तो ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए तो रिपीट हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर, देखिए और मुझे बताइए आपका जवाब क्या होगा। देखिए इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पर सवाल आखिर आपसे क्या पूछा जा रहा है, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में साथों ये सवाल आपको देखने को मिलेगा, है ना। चलिए तो कह रहे कि नीचे एक ही पासे के 4 प्रारूपों को दर्शाया गया। ये एक ही पासा है, बस उलट पुलट के आपको दिखाया जा रहा है। पासे के लाल रंग वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सा रंग होगा, यानी कि लाल रंग कहाँ पर है, लाल रंग की बात करें, लाल रंग एक यहाँ पर है, और साथियों लाल रंग यहाँ पर है, और लाल रंग कहाँ पर है, कहीं पर नहीं है। तो लाल रंग के विपरीत पर आपको बताना है, यानी कि लाल अगर इधर लाल है तो इसके इधर को बताना है कौन सा रंग होगा, है ना। चलिए अच्छा एक काम आप ये करिए, देखिए बैगनी यहाँ पर है और नारंगी यहाँ पर है, और उसी प्रकार बैगनी यहाँ पर भी है, नारंगी यहाँ पर है, यानी कि लाल का विपरीत जो होगा वो जामुनी हो जाएगा। तो जामुनी कहाँ पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। और कहीं पर लाल है, अच्छा यहाँ पर भी लाल है, तो देखिए नीला और हरा है ना, नीला और हरा यहाँ पर भी है, तो मैं कहूँगा लाल का विपरीत क्या हो जाएगा, जामुनी हो जाएगा। चाहे इधर से देख लो इधर से देख लो, लाल का विपरीत जामुनी ही आ रहा है, और जामुनी कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी वाले में। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आपसे कहा जा रहा है कि सीता को याद है कि वो अपने भाई से शनिवार को मिली थी, ठीक है, जो कि किसी विशेष माह की 20 तारीख के बाद है, यानी कि अपने भाई से शनिवार को मिली थी, और शनिवार जो है ना वो कब है, 20 तारीख के बाद है। वो 21 को भी हो सकता है, 22 को भी, 23 को भी, 24 को भी हो सकता है। यदि उस माह की पहली तारीख मंगलवार है, यानी कि पहली तारीख को कौन सा दिन है साथियों, मंगलवार है, तो सीता किस तारीख को अपने भाई से मिली होगी, देखिए शनिवार को मिली होगी। अगर बात करें देखिए अगर 1 तारीख को मंगलवार है तो 8 तारीख को भी मंगलवार ही होगा, उसके बाद 15 तारीख को भी साथियों मंगलवार ही होगा, और 22 तारीख को भी मंगलवार ही होगा। वो 20 तारीख के बाद आपको ये बताना है कि 20 तारीख के बाद शनिवार है कब। तो अगर 22 को मंगलवार है तो 23 को क्या हो जाएगा, बुधवार हो जाएगा, 24 को क्या हो जाएगा साथियों, गुरुवार हो जाएगा, और 25 को क्या हो जाएगा साथियों, शुक्रवार हो जाएगा, और 26 को क्या हो जाएगा साथियों, शनिवार हो जाएगा। 26 को क्या हो जाएगा, शनिवार हो जाएगा। यानी कि मैं कहूंगा सीता को याद है कि वो अपने भाई से शनिवार को मिली थी, ठीक है, जो कि किसी माह की विशेष तारीख के बाद है, शनिवार 26 तारीख को। यदि उस माह की पहली तारीख मंगलवार थी तो सीता किस दिन किस तारीख को अपने भाई से मिली थी, तो साथियों 26 तारीख को अपने भाई से मिली थी। 26 तारीख कहां पर है, ऑप्शन नंबर डी वाले में। उसके बाद देखिए अगला सवाल है करके प्रेरणा सुधीर की बहू और विभोर की भाभी। तो यहाँ पर साथियों आपसे जैसा जैसा कहा जाए वैसा वैसा आप करते जाइए। प्रेरणा सुधीर की बहू, यानी कि सुधीर का कोई बेटा होगा क्या साथियों, यहाँ पर अगर बात करें सुधीर का कोई बेटा होगा, और उस बेटे की पत्नी का नाम क्या होगा साथियों, प्रेरणा, है ना। तभी तो यहाँ पर जो कहा गया है कि सुधीर की बहू है प्रेरणा, तो सुधीर की बहू हो गई प्रेरणा, यानी कि और विभोर की भाभी है, यानी कि विभोर की भाभी प्रेरणा है, तो मैं कहूंगा विभोर प्रेरणा के पति का भाई होगा जिसका नाम होगा साथियों विभोर, तभी तो विभोर की भाभी हो पाएगी साथियों प्रेरणा। यानी कि आकाश सुधीर का पुत्र है, आकाश जो है ना सुधीर का पुत्र है, तो ये आकाश हो गया, यानी कि आकाश की पत्नी है प्रेरणा, और आकाश का भाई है विभोर, आकाश के पिता है सुधीर, यानी कि आकाश सुधीर का पुत्र है, ठीक है, और विभोर का अकेला भाई है, विभोर का अकेला भाई है, ठीक है, यानी कि इन दोनों के अलावा और कोई भाई नहीं है। प्रेरणा और आकाश के बीच संबंध बताइए, प्रेरणा आकाश के बीच संबंध है, पति पत्नी का है, यानी कि पत्नी कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है, तो ये क्या होगा, ये आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, यानी कि NEEMUKPIC, इसका अर्थ होगा ग्रेव एंड कंसर्न, यानी कि नी का अर्थ हो जाएगा ग्रेव, सॉरी नी का अर्थ ग्रेव भी हो सकता है, एंड भी हो सकता है, कंसर्न भी हो सकता है। इल डिक्सो का अर्थ होगा एवरीबॉडी एल्स, ट्यूर म्यूक सो का अर्थ होगा बॉडी एंड साउल। तो एवरी और कंसर्न का आपको साथियों मतलब बताना है, इसमें से क्या होगा, एवरी का, और साथियों किसका आपको बताना है, कंसर्न का आपको यहाँ पर मतलब बताना है। देखिए अगर यहाँ पर हम एवरी की बात करें तो एवरी कहाँ पर है, देखिए जरा, एवरी तो हमको नहीं मिल रहा है, लेकिन हमें कंसर्न मिल गया है ना। कंसर्न का जो कोड होगा वो इसमें नी म्यूक पिक में से कुछ हो सकता है ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं, तो ऐसा एक काम करिए साथियों, कंसर्न का कहीं और कोड लिखा हुआ है, देखिए जरा एक बार आप लोग, एवरी बॉडी एल्स नहीं, प्योर बॉडी एंड साउल नहीं लिखा हुआ। अच्छा एवरी का ढूंढिए, अब इसी प्रकार किसका, एवरी का ढूंढिए। एवरी की अगर बात करें तो एवरी कहाँ पर लिखा है, एवरी एवरी आपका ये लिखा हुआ है, यानी कि एवरी का कोड इल डिक्सो हो सकता है। अब कहीं और देखिए एवरी लिखा है तभी आपका आ पाएगा, बॉडी एंड साउल नहीं लिखा हुआ है, यानी कि हमें एवरी का अगर कोड जानना होता तो कहीं 2 बार लिखा होता, नहीं लिखा हुआ है। कंसर्न का कोड 2 बार लिखा होना चाहिए, नहीं लिखा हुआ है, यानी कि हमारा आंसर जाएगा वो ज्ञात नहीं किया जा सकता, क्योंकि जानकारी अधूरी है, और जानकारी अधूरी है तो फिर आंसर नहीं निकाल सकते आप लोग। यानी कि बादल को सफेद कहा जाए, सफेद को वर्षा कहा जाए, वर्षा को हरा कहा जाए, हरे को हवा कहा जाए, और हवे को नीला कहा जाए, और नीले को जल कहा जाए, तो पक्षी कहाँ उड़ेंगे साथियों, पक्षी कहाँ पर उड़ेंगे, ये आपसे कुल मिला के पूछा जा रहा है ना। पक्षी कहाँ पर उड़ेंगे मुझे बताइए, तो आसमान में पक्षी उड़ते हैं, कहाँ उड़ते हैं, आसमान कह लो, आसमान यहाँ पर नहीं है तो हवा कह लो, पक्षी हवा में उड़ते हैं, और यहाँ पर हवा को क्या कहा गया है, नीला कहा गया है, यानी कि नीला आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए
क्या आपसे यहाँ पर साथियों क्या कहा जा रहा है कि आपका मुंह दक्षिण पश्चिम की दिशा में, ठीक है। तो साथियों अगर हम सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, ये आपका पूरब हो जाएगा, ये आपका पश्चिम हो जाएगा, ये उत्तर हो जाएगा और ये दक्षिण हो जाएगा। यानी कि आपका मुंह दक्षिण पश्चिम की दिशा में, यानी कि आप यहाँ पर खड़े और आपका मुंह इस दिशा में, ठीक है। तो आप यहाँ पर खड़े, आपका मुंह इस दिशा में दक्षिण पश्चिम हो गया। यदि आप 135 डिग्री बाईं ओर मुड़ते, 135 डिग्री का पता क्या होगा, एक तो आपको 90 डिग्री मुड़ना है और एक आपको 35 डिग्री मुड़ना है बाईं ओर। अगर 90 डिग्री मुड़ोगे तो आपका मुंह इधर से इधर की तरफ हो जाएगा, और 45 सॉरी 90 और 45 होता है, 90 और 45, 90 मुड़ना है, 90 मुड़ गए बाईं, और 45 मुड़ेंगे तो आपका मुंह इधर को हो जाएगा। तो आप किस दिशा में है, यानी कि ये दिशा आपको बताना है। तो ये दिशा क्या है, ये दिशा पूर्व है। तो पूर्व आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएगा भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथियों उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। कह रहे कि निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश में दिए गए क्रम के अनुसार आपको बताने के सबसे पहले कौन आएगा, उसके बाद और उसके बाद कौन आएगा, बताइए। देखिए एफ सब में लिखा हुआ है, एफ ए यहाँ पर लिखा हुआ है ना, तो साथियों ये वाला सबसे पहले आ जाएगा, 2 नंबर वाला सबसे पहले आ जाएगा ये वाला। और उसके बाद देखिए एफ आई पहले आएगा या एल, मैं कहूँगा आई पहले आएगा, एल तो 12 पर आता है, लेकिन उससे पहले ये 4 वाला आ जाएगा ई, है ना, तो ये 4 आ जाएगा। उसके बाद देखिए एफ आर है ना, आर तो ज्यादा पर होता है, एल आई आ जाएगा साथियों, तो आई हो जाएगा। उसके बाद ये 3 हो जाएगा और उसके बाद 5 हो जाएगा। यानी कि 24 से 135 कहाँ पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। तो ये क्या होगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, देखिए आपसे कहा जा रहा है कि कथन आपके सामने है और निष्कर्ष आपके सामने। सभी अमेरिकन अंग्रेजी बोलने वाले हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा, सभी अमेरिकन अंग्रेजी बोलने वाले हैं, कोई एस्किमो अंग्रेजी नहीं बोलता है। तो मैं मान लेता हूँ साथियों ये क्या होगा, ये अमेरिकन हो गए। सभी अमेरिकन जो है ना ये अंग्रेजी बोलने वाले हैं, सभी अमेरिकन जो है ये अंग्रेजी बोलने वाले हैं, और करके कोई एस्किमो अंग्रेजी नहीं बोलता है ना। तो यहाँ पर अगर बात करें कोई एस्किमो, तो एस्किमो ये अलग हो जाएगा, कोई एस्किमो अंग्रेजी नहीं बोलता है, नहीं बोलता है, ठीक है। अब निष्कर्ष देखिए, कोई एस्किमो अमेरिकन नहीं, बिल्कुल साथियों जब कोई एस्किमो अंग्रेजी नहीं बोल सकता तो कोई एस्किमो अमेरिकन भी नहीं हो सकता, ये बात बिल्कुल सही है। कोई अंग्रेजी बोलने वाले एस्किमो नहीं है, कोई अंग्रेजी बोलने वाले एस्किमो नहीं है, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो ये तो दोनों ही सही हो जाएंगे, और ऐसा कहाँ पर लिखा हुआ है, ऐसा ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है कि दोनों बिल्कुल सही हैं। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, कह रहे कि अंग्रेजी वर्णमाला में आपके दाईं ओर से नवें अक्षर और बाईं ओर से छठे अक्षर के बीच में कौन सा अक्षर होगा, ये बात आपको बताना है, बताइए। अंग्रेजी वर्णमाला में आपके दाईं ओर से, यानी कि जैसे हम लोग लिखते हैं ना साथ, तो देखिए मैं आपको लिख के बता देता हूँ, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स और वाई और जेड। देखिए क्या कहा जा रहा है, बाईं ओर से यानी कि इधर से नवे अक्षर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 ये हो गया, ठीक है। और बाईं ओर से छठा अक्षर 1 2 3 4 5 6, 6 ये हो गया। तो यानी कि इनके बीच में कौन सा अक्षर पड़ेगा, देखिए 3 इधर से कट कीजिए और साथियों 3 इधर से कट कीजिए, फिर आप 3 इधर से कट कीजिए या 2 इधर से कट कीजिए और साथियों 2 इधर से कट कीजिए, बचा क्या, एल बचा। तो मैं कहूंगा बीच में कौन सा अक्षर होगा, एल होगा, और एल कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी वाले में। तो नीचे दिए गए रेखा चित्र में कितने चतुर्भुज है, आपको बताना है साथियों इसमें कितने चतुर्भुज है। देखिए 4 भुजाओं वाले को चतुर्भुज कहा जाता है, यानी कि एक ये 4 भुजाओं वाला है ना, तो इस ये क्या हो जाएगा, ये एक चतुर्भुज हो जाएगा, और ये साथियों दूसरा चतुर्भुज हो जाएगा, और ये आपका तीसरा चतुर्भुज हो जाएगा, और ये साथियों बचा एक चौथा चतुर्भुज हो जाएगा। यानी कि 4 चतुर्भुज ये हो गए। अब देखिए एक चतुर्भुज आपका ये हो गया, है ना, दूसरा आपका ये हो गया, तो कितने चतुर्भुज हो गए, 2 इसमें और जोड़ दीजिए। अब इधर से भी साथियों इधर भी आपको 2 मिलना है, एक ये हो गया, एक ये चतुर्भुज हो गया, 2 ये हो गए, और साथियों एक ये बड़ा वाला चतुर्भुज हो गया, इसको देख लेंगे। तो कुल मिला के टोटल कितने चतुर्भुज हो गए हैं, ये तो 9 चतुर्भुज हो गए हैं। तो 9 कौन से ऑप्शन में 9 चतुर्भुज हैं इस आकृति में, इस चित्र में, इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट नंबर का सवाल है साथियों, अब आप लोग यहाँ पर मैथ के क्वेश्चन देख लीजिए, है ना। चलिए भिन्न है 1 सही 1/5 तथा इसके व्युत्क्रम के मध्य अंतर आपको बताना है। देखिए ये क्या लिखा हुआ है साथियों, 1 सही 1/5, यानी कि 1 सही 1/5 ये इस प्रकार से लिखा हुआ है। तो अगर हम साथियों इसको सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 और 1 6, यानी कि 6/5 यहाँ पर आ जाएगा। अच्छा व्युत्क्रम का मतलब पता क्या होता है, मान लीजिए कोई संख्या लिखी है x/y, तो इसका अगर हम व्युत्क्रम निकाले तो साथियों y/x हो जाएगा, ये उल्टा पलटी करना होती है। तो इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, इसका व्युत्क्रम हो जाएगा साथियों 6/5 है ना, तो 5/6 हो जाएगा। तो कुल मिला के कहने के इसका और इसके व्युत्क्रम का अंतर बताइए साथियों, अंतर हमने यहाँ पर कर लिया। तो कुल मिला के अगर बात करें साथियों 6/5 में से माइनस करना है आपको 5/6, तो 6 चंग कितना हो जाएगा 36, 5 पंजे 25 हो जाएगा, 6 पंजे 30 हो जाएगा। यहाँ पर 36 में से 25 जाएगा, 11/30 बचेगा, और 11/30 कौन से ऑप्शन में है साथियों, ऑप्शन नंबर सी वाले में है। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है,
देखिए सातों इस सवाल को और मुझे बताइए आपका आंसर क्या होगा। करके साधारण ब्याज की वो वार्षिक दर बताइए, यानी कि दर आपको बताना है इसमें, ठीक है। कि कोई धनराशि 10 वर्ष में, यानी कि समय कितना दे रखा है 10 वर्ष, कोई धनराशि स्वयं की 2 गुनी हो जाती है। यानी कि अभी मूलधन कितना है, मान लीजिए x है, और फिर वो कितना हो जाएगा, मिश्रधन 2x हो जाएगा, डबल, ठीक है। तो सातों साधारण ब्याज की अगर बात करें, साधारण ब्याज होता है इन दोनों का डिफरेंस है, 2x में से 1x जाएगा तो x बचेगा। तो इसमें आपको r बताना है, r यानी कि दर बराबर क्या होता है साथियों, साधारण ब्याज गुणा 100 अपॉन आर तो हो गया p इंटू टी। इसको आपको सातों क्या कर लेना, एक बार कैलकुलेट करके मुझे बताने। देखिए साधारण ब्याज कितना है, x है, यानी कि x गुणा 100 आ गया। p की अगर बात करें तो x है, और सातों t कितना है यहाँ पर 10 वर्ष है। इससे ये कैंसिल हो गया, 1 0 से 1 0, यानी कि r बराबर जो बचा वो 10% बचा, यानी कि दर आपकी कितनी निकलेगी, 10% निकलेगी। आंसर आपका सी होगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आपसे कह रहे हैं कि सातों 64/125 का घनमूल बताइए। यानी कि ये किसका एक तरीके से घन है, तो मैं कहूंगा ये तो सातों 8 का घन है, 8 2 64, ये तो 8 का स्क्वायर है ना, वर्ग है ये तो 8 का। मैं कहूंगा ये 4 का है, यानी कि 4 की घात 3 और 5 की घात 3। अरे भाई 4 गुणा 4 गुणा 4, 4 चौक 16, 16 चौक 64, 5 पंजे 25, 25 पंजे 125। तो मैं कहूंगा इसका घनमूल 64 का घनमूल जो आएगा वो 4 आएगा, और 5 का घनमूल साथियों 5 आएगा, यानी कि 4/5 कहाँ पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर बी है तो बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है करके किसी संख्या का 1/2 उसी संख्या के 1/4 से 15 अधिक है तो वो संख्या बताइए। मान लेते वो संख्या सातों x है, किसी संख्या का 1/2 यानी कि किसी संख्या का 1/2, ठीक है, उसी संख्या के 1/4 से 15 अधिक है, तो 15 अधिक आ गया, यहाँ पर आपको माइनस लगाना है। तो आपको इसमें से x का मान निकालना है। 4 की गुणा 1 से करिए तो 4x हो जाएगा, 2 की 1 से 2x हो जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा, बराबर सातों 15 यहाँ पर आ जाएगा, है ना। 4x में से 2x जाएगा तो 2x बचेगा, बराबर 15 गुणा 8 हो जाएगा, 120 हो गया इधर सातों, इधर 2x हो गया, है ना। तो अगर x बराबर बात करें तो सातों 60 आ जाएगा, 2 से कटेगा ना 120, तो 60 यहाँ पर आपका जो होगा वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। एक परिवार के 4 सदस्यों की आयु 10 वर्ष, 14 वर्ष, 34 वर्ष और 36 वर्ष है। परिवार की औसत आयु आपसे पूछी जा रही है। कितने लोग हैं, 4 लोग हैं, एक की आयु 10 वर्ष है, एक की 14 है, और एक की 34 है, और सातों एक की 36 वर्ष है, यानी कि टोटल 4 लोग हैं। इसकी औसत आयु आपसे यहाँ पर कुल मिला के पूछी जा रही है। तो इन सब का योग करके आपको 4 से भाग दे देना है। 4 से क्योंकि 4 लोग हैं तो आपको औसत आयु सातों यहाँ पर प्राप्त हो जाएगी। चलिए तो अब अगर इनको कैलकुलेट करें तो इनको जोड़िए जरा, 6 4 10 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 14 का 4 आ जाएगा, हासिल का 1 आ जाएगा, 3 3 6 7 8 और 1 9, यानी कि 94/4 आ गया। इसको कैलकुलेट करिए, 4 दूना 8, ये 14 हो जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा, है ना, 4 3 12 हो जाएगा, और 2 जाएगा 2 बचेगा, पॉइंट लग जाएगा, 0 बढ़ गया, 4 5 20, यानी कि औसत आयु जो आएगी वो साथियों 23.5 आ जाएगी। 23.5 वर्ष कहाँ पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी पे लिखा हुआ है। तो जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ है तो बिल्कुल सही है। कह रहे कि एक टेम्पो 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है, यदि उसकी चाल 5% बढ़ गई तो उसकी चाल कितनी होगी। यानी कि 25% किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहे हैं, इसको 5% चाल की अगर बात करें, 5% चाल अगर हम बढ़ाएं, यानी कि 105 इसको कर दे, 105% कर दिया, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट कर लो साथों यहाँ पर, है ना, कितना हो जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा, 4 5 20, 4 छंग आपका 24 हो जाएगा, तो 26 पॉइंट करके कुछ आएगा। 26 पॉइंट कहाँ पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी है तो बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए इस क्वेश्चन को और बताइए राइट आंसर आपसे कहा क्या जा रहा है। बहुत ध्यान से देखिएगा साथियों इस सवाल को, क्योंकि ये सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए भाई, चलिए तो कहने के एक पिता है और एक पुत्र, इनकी वर्तमान आयु का योग 60 वर्ष है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि अगर बात करते हैं साथियों, पिताजी हैं और कौन है, और पुत्र हैं, इनकी आयु का योग कितना है साथियों, 60 वर्ष है। इन दोनों की आयु को अगर जोड़ देते हैं तो 60 आ जाता है। यदि 6 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुना थी, तो 6 वर्ष के बाद पुत्र की आयु क्या होगी। तो पुत्र की आयु अभी की निकाल लीजिए आप, और आपको पता चल जाएगा, फिर 6 उसमें प्लस कर दीजिएगा। अच्छा यहाँ पर अगर हम बात करें, मान लीजिए साथियों पिता की आयु कितनी माने और पुत्र की आयु कितनी माने। मान लीजिए साथियों पुत्र की आयु हम x मान लेते हैं, तो पिता की आयु कितनी हो जाएगी, है ना। देखिए दोनों की आयु का योग 60 है, तो पिता की आयु साथियों 60 माइनस x हो जाएगी। ये बात तो क्लियर है ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है साथियों। अगर पुत्र की आयु हम x मानते हैं तो पिता की आयु 60 माइनस x करेंगे, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अगर बात करें, यहाँ पर कहा गया है कि यदि 6 वर्ष पहले पिता की आयु, 6 वर्ष पहले पिता की आयु, देखिए अभी की पिता की आयु कितनी है, 60 माइनस x है, 6 वर्ष पहले कह रहे हैं तो सातों 6 वर्ष इसमें से घटा दीजिए। तो 6 वर्ष पहले पिता की आयु जो है ना, पुत्र की आयु की 5 गुना है, तो पुत्र की आयु x है, x माइनस, अब देखिए इसमें अगर 6 घटा है तो इसमें भी 6 घटेगा, तो 5 गुना थी, कितनी 5 गुना थी, तो 5 से सातों हमने इसको गुना कर दिया। इसको आप कैलकुलेट करिए, 60 में से 6 जाएगा, 54 बचेगा, यानी कि 54 माइनस x हो गया, बराबर 5x है, माइनस 5 छंग 30 30 हो गया। अब एक काम करिए साथियों, 5x इधर है,
माइनस का x उधर है, इधर आएगा माइनस का x, तो 5x प्लस x यानी कि 6x हो जाएगा, और बराबर ये माइनस के 30 है, उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 54 और 30 तो 84 हो जाएगा, यानी कि x बराबर आपका 84/6 आ जाएगा। तो इसको कैलकुलेट करिए, 6 कम 6 और 6 चौक आपका 24, यानी कि x बराबर कितना आया है 14 आया है। तो x हमने क्या माना था, x हमने पुत्र की आयु मानी थी। तो 6 वर्ष के बाद पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी साथियों, 20 वर्ष हो जाएगी। तो 20 वर्ष कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। तो इस प्रकार आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए इस क्वेश्चन को और बताइए राइट आंसर आपका क्या हो सकता है फटाफट। चलिए, कहा गया है कि एक वस्तु को 2850 रुपए में बेचने पर एक विक्रेता को 14% का लाभ होता है। ये लाभ 8% हो तो वस्तु का मूल्य क्या होगा। देखिए 100 एक तरीके से अगर बात करें 14% का लाभ होता है, यानी कि वो वस्तु 114% पर बेची जाती है। तो कितने रुपए की बेची जाती है, 2850 रुपए की बेची जाती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 108%, यानी कि आपको 8% का लाभ बताना है, क्या होगा, यानी कि 108% की आपको वैल्यू यहाँ पर बताना होगी। तो 2850 बटे 114 आ जाएगा, ये 1% की वैल्यू आई है। 108% की वैल्यू निकालना है तो 108 से आप लोग इसको गुणा करा दीजिए। अब साथ इसको एक काम करिए, अब इसको कैलकुलेट जरा करिए। 2 से कट करेंगे, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14 हो जाएगा। 2 पंजे कितना आ जाएगा साथियों, 2 पंजे 10 आ गया, 2 चौक 8 आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर बात करें, है ना, अब अगर बात करें साथियों, इसको आप और जरा क्या करवाइए, कट करवाइए। देखिए 3 से कट करें तो 3 एकम 3 आ जाएगा, 3 निम 27 आ जाएगा। इसको 3 से 3 निम 27 आ गया, 3 पंजे 15 0 आ गया। 19 एकम 19, 19 पंजे 95 हो जाएंगे। 50 की गुणा 54 से कर दीजिए, तो 54 की गुणा पहले तो 5 से कर दो, फिर 0 लगा देना। 5 चौक आपका 20 हो गया, 5 पंजे 25 27 हो गया, 1 लगा दो, यानी कि 2700 आपका आंसर हो जाएगा। तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 2700 हो जाएगा, और 2700 आपका बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएगा। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब साथ अंतिम सवाल आप लोग और देख लीजिए, है ना। चलिए देखिए, कह रहे कि एक दुकानदार ने कोई स्कूल बैग 891 रुपए में बेचकर लागत मूल्य का 1/10 लाभ कमाया। 1/10 लाभ कमाया कभी भी लिखा हो, इसका मतलब पता क्या होता है साथियों, उसने अगर 10 रुपए की वो वस्तु क्या है ली है, यानी कि अगर उस वस्तु का क्रय मूल्य 10 रुपए है तो उसने उस वस्तु पर 1 रुपए का लाभ कमाया है। खरीदी है 1/10 लाभ कमाया, इसका मतलब ये होगा उसने 10 पर 1 का लाभ कमाया, यानी कि 10 रुपए में ली है, 1 का लाभ कमाया। तो विक्रय मूल्य सातु कितना एक तरीके से होगा, विक्रय मूल्य 11 ही तो हो जाएगा, इनका योग ही तो होगा, लाभ प्लस क्रय मूल्य ही तो सातु विक्रय मूल्य होगा, 11 हो जाएगा, है ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि मैं कह सकता हूं कि 891, लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं कि 891 रुपए में बेची गई है, यानी कि 11x की जो वैल्यू है वो 891 है। तो साथियों उस बैग का लागत मूल्य यानी कि आपसे क्रय मूल्य पूछा जा रहा है, तो एक काम करिए, और इसको भी हम x और 10x मान सकते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। यानी कि 11x की वैल्यू कितनी होगी साथियों, 891 हो गई। 11 इधर आ जाए, 11 अट्ठे 88, 11 एकम 11, यानी कि x बराबर आ गया 81। तो अगर लाभ 81 हुआ है तो क्रय मूल्य क्या, लाभ 81 हुआ, 1 सेकंड रुकिए, लाभ अगर 81 हुआ है तो क्रय मूल्य सातु कितना होगा, 81 गुणा 10 होगा, यानी कि 810 जो होगा वो क्रय मूल्य होगा, लागत मूल्य होगा। और 810 कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब